राधे राधे आप सभी लोगों को। तो आज हम आप पढ़ रहे हिंदी साहित्य का इतिहास बाय पार्वती ठाकुर के साथ। तो हमारे जो कुछ रह गए थे भाषा विज्ञान से, भाषा विज्ञान में, तो हम पढ़ रहे आज संविधान। संविधान में हिंदी भाषा संबंधी उप संबंध। ठीक है, कौन कौन से इसमें अनुच्छेद कितने से कितने तक इसमें राजभाषा से संबंधित इसमें आपके दिए गए हैं, किस अनुच्छेद में क्या कहा गया है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो फिर आप लोगों को पता है कि HPPSC हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा जो पेपर कंडक्ट किए जा रहे हैं, उसमें पेपर 1 और पेपर 2 आपके आ सकते हैं। इसमें क्या है, नेगेटिव मार्किंग रहेगी। और अभी से ही इसकी हम क्या करेंगे, प्रिपरेशन करेंगे कि इसमें आपको अभी से ही अगर हम मतलब कि हिंदी की प्रिपरेशन करेंगे तो हम अच्छी से इसकी तैयारी हम कर सकते हैं। तो हम आज ये लास्ट हिंदी भाषा विज्ञान से संबंधित ये लास्ट टॉपिक को कवर करेंगे। उसके बाद हम आगे चलते अपने टॉपिक पर कि हिंदी साहित्य का इतिहास जो वेरी इंपॉर्टेंट है उसे हम कर लेंगे। इसमें जो हम थॉरली तो हम वैसे कर चुके हैं, फिर भी हम अब नए सीरीज से इसकी फिर से हम तैयारी करेंगे। अगर आप लोग इस चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप इसमें फ्री से जुड़ सकते हैं तथा अपने नोट्स देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, तो हम पढ़ने वाले हैं संविधान में हिंदी भाषा संबंधी इसकी जो क्या इसकी विशिष्टता है। अनुच्छेद 343 में इसमें क्या बताया गया है कि इसमें ये बताया गया है अनुच्छेद 343 में संघ की जो राजभाषा है हिंदी और लिपि क्या होगी, देवनागरी। कौन सी इसकी लिपि क्या है, फर्स्ट याद रखना पॉइंट यहाँ से, संघ की जो राजभाषा है वो हिंदी होगी और इसकी देवनागरी लिपि होगी। ठीक है, और ये अंक, और इसमें क्या है, ये क्या है, अंकों का रूप इसका अंतर्राष्ट्रीय रूप माना जाएगा। यहाँ से याद रखना है, संघ की जो राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी और इसका अंकों का रूप क्या अंतर्राष्ट्रीय माना जाएगा। और ये माना गया है कि 15 वर्ष की अवधि जो 1965 अंग्रेज़ों का प्रयोग किया जा रहा था, अंग्रेजी का प्रयोग किया जा रहा था, इस अवधि की समाप्ति के बाद संसद विधि अंग्रेजी भाषा या अंकों की देवनागरी की इस अवधि को समाप्ति के बाद सदन संसद विधि द्वारा अंग्रेजी भाषा के अंकों के देवनागरी का रूप ऐसे प्रयोजनों के लिए प्रयोग कर सकेगी जो विधि में विनिर्दिष्ट किया जाए। बस आपको याद रखना है कि इसमें क्या है, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी और इसमें अंकों का जो अंतर्राष्ट्रीय रूप मान्य होगा। ठीक है, सेकंड देखेंगे हम अनुच्छेद 344 में, इसमें क्या रखना है, राष्ट्रपति 5 वर्ष के बाद या उसके बाद हर 10 वर्ष की समाप्ति पर राजभाषा आयोग का गठन करेगा। इसमें क्या रखना कि राष्ट्रपति क्या है, 5 वर्ष के बाद या उसके 10 वर्ष की समाप्ति पर राजभाषा आयोग का क्या करेगा, गठन करेगा और इसमें इसका क्या क्या कर्तव्य कर सकता है। फर्स्ट तो इसमें याद रखना है कि हिंदी का, इसमें जो शासकीय प्रयोजनों के लिए हिंदी का अधिकाधिक प्रयोग होगा, शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी के प्रयोग पर निबद्ध किया जाएगा। इसमें क्या है, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की कार्यवाही में संघ की और राज्य के अधिनियमों के अधीन बनाए गए हैं। ठीक है, बस आपको याद रखना है कि राष्ट्रपति 5 वर्ष है, उससे बाद 10 वर्ष की जो समाप्ति है कि ये आपको पॉइंट जो एक आपको कीवर्ड्स है ना, ये याद रखने हैं। ये कई बार याद ना हो तो कीवर्ड्स आपको आराम से याद हो सकते हैं। तो आपको ये कीवर्ड्स पकड़ना है इसका क्या, ये राष्ट्रपति 5 वर्ष या 10 वर्ष की समाप्ति पर राजभाषा आयोग का गठन करेगा। ठीक है, ये नेक्स्ट देखेंगे हम अनुच्छेद 345 में क्या बताया है, इसमें ये बताया गया है कि किसी राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा उस राज्य की इस्तेमाल होने वाली भाषाओं में से किसी एक अधिक भाषाओं या हिंदी को उस राज्य की सभी या किसी शासनीय प्रयोजनों के लिए अंकुरित कर सकता है। जब एक ऐसा नहीं किया जाता, अंग्रेजी का प्रयोग उसी रूप में किया जाएगा जिस रूप में किया जा रहा था। इसमें क्या किया जाएगा, इसमें ये किया जाएगा कि जो भाषाओं में क्या किसी एक या अधिक भाषाओं की हिंदी को उस राज्य की सभी भाषा अंगीकृत किया जाएगा उस भाषा को। ठीक है, और अंग्रेजी का प्रयोग भी उसी रूप में किया जाएगा जैसे पहले किया जा रहा है। नेक्स्ट थिंग अनुच्छेद 346 में, इसमें याद रखना है कि इसमें क्या है आपका, यहाँ से कीवर्ड यहाँ याद रखना, संघ में शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग की जाने के लिए तत्समय प्राकृतिक भाषा अंग्रेजी एक राज्य दूसरे राज्य बीच होने वाले किसी राज्य संघ के बीच या पत्र या दो से अधिक राज्य का ये करार करते हुए कि राज्यों की पत्राधिक की भाषा हिंदी में होगी। आपको ये कीवर्ड्स यहाँ से याद रखना है, 2 से अधिक राज्यों के करार जो उनकी पत्रादि, जो राज्य की जो पत्रादि भाषा है वो किस में होगी, हिंदी में होगी। और 347 अनुच्छेद ये आपने याद रखना है। इसमें क्या है,
ये याद रखना कीवर्ड। अनुच्छेद 347 में क्या है, किसी राज्य की जनसंख्या का पर्याप्त या मांग करे भाग्य मांग करे कि उसकी तरफ बोल जाने वाली भाषा को उस राज्य में बोल जाने वाली भाषा राष्ट्र उस राज्य में सर्वमान्य मानी जाए। ठीक है। अनुच्छेद 347 में क्या करेंगे कि किसी राज्य की राजभाषा का जो पर्याप्त वहाँ की जो जनता है ये मांग करेगी उसके द्वारा बोली जाने वाली जो भाषा है वो दूसरी भाषा की मान्यता राष्ट्रपति उस राज्य में सर्वोदय या किसी भाग में शासी प्रयोजन के लिए भाषा को मान्यता दे। ठीक है। अनुच्छेद 348 में देखेंगे, अनुच्छेद 348 में क्या है, इसमें याद रखना कि न्यायालय और उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की सभी कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी। कीवर्ड्स। ठीक है। यहाँ से आपने ये पकड़ना है कि अनुच्छेद 348 में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की कार्रवाई अंग्रेजी भाषा में होगी। ठीक है। उसके बाद देखें 349 में संविधान के प्रारंभ में 15 वर्ष की अवधि के दौरान प्रयोग की जाने वाली भाषा के लिए उपलब्ध जो करने वाले विधेयक राष्ट्रपति अनुमति देगा उसमें कि संसद में प्रयोग कैसे की जाए। संविधान क्या रखना है इसमें, संविधान के प्रारंभ में 15 वर्ष की अवधि के दौरान प्रयोग की जाने वाली भाषा के लिए उपलब्ध करने वाले कोई विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति जो कि राजभाषा आयोग तथा भाषा समिति के प्रतिवेदन पर विचार करेगा। अब 350 में याद रखना है कि प्रत्येक राज्य किसी शिकायत को दूर करने के लिए संघ के किसी अधिकारी या प्राधिक को यथास्थिति संघ में या राज्य में प्रयोग होने वाली भाषा में क्या अभ्यावेदन देने का हकदार होगा। आपको यह 350 में वैसे क्या दिया है कि भाषा जो अल्पसंख्यक जो वर्ग के बच्चों को उनकी भाषा कैसी मातृभाषा में हो शिक्षा उन्हें प्रदान किया जाए। और सेकंड में है कि भाषा अल्पसंख्यक वर्गों के लिए राष्ट्रपति एक विशेष अधिकारी नियुक्त करेगा। ठीक है। और 351 में तो सिर्फ यही रखना है कि 351 में क्या है, संघ का यह कर्तव्य है कि हिंदी भाषा का प्रचार और प्रसार करे, उनका विकास करे ताकि वह भारत की मिली संस्कृति के सभी तत्वों का व्यक्तिगत माध्यम बन सके और उसकी प्रगति में हस्तक्षेप किए बिना ही 8वीं अनुसूची में निर्दिष्ट 12 की अन्य भाषाओं में प्रयुक्त रूप शैली और पदों का आत्मसात करते हुए यहाँ आवश्यक या वांछनीय है। ये आपने याद करना है, वेरी इंपॉर्टेंट से आपको ये अनुच्छेद याद होने ही चाहिए। हर एक एग्जाम में ये अनुच्छेद क्या पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट देखेंगे हम, देखिए विधानमंडलों की भाषा। संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 120 में संसद की जो भाषा का उपबंध है उसमें कहा गया है कि संसद कार्य हिंदी या अंग्रेजी में किया जाएगा। ये देखिए संविधान में कौन से अनुच्छेद 120 में, अनुच्छेद 120 में क्या किया है कि जो कार्यवाही है वो कैसे होगी, भाषा है उसमें क्या है, हिंदी अंग्रेजी में दोनों रूपों में किया जाएगा। और जो अधिकारी किसी सदस्य की उसकी मातृभाषा के सदन को संबोधित करने की अनुमति दे सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद भाग 6 में क्या दिया है, 5 में ये दिया है ना, संसद की भाषा का क्या है, अंग्रेजी में या फिर इसमें कार्य हिंदी में किया जाएगा। सेकंड दिया है कि संविधान के भाग 6 के अनुच्छेद 210 में राज्य विधान मंडलों की, इसमें क्या है, संसद की भाषा और इसमें किसकी भाषा है, राज्य विधान मंडल की भाषा का उपलब्ध है। ये आपको याद रखना है कीवर्ड्स यहाँ से। संसद की भाषा है 120 में और 210 में किसकी भाषा है, तो ये विधानमंडलों की भाषा है। ठीक है। अब देखेंगे वेरी इंपॉर्टेंट सन 1950 ईस्वी के बाद हिंदी की प्रगति क्या हुई, जो सन वेरी इंपॉर्टेंट है। ये आपकी नेट में और यूजीसी नेट में ये क्वेश्चन बनता ही है। और इसके साथ साथ आपको असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर पीजीटी हिंदी एलटी के लिए जो ऐसे क्वेश्चन बनेंगे तो आपको इजीली यहाँ से समझ आ जाएगा। अब तो क्वेश्चन क्या डीपली पूछे जा रहे हैं तो आपको ये कंसेप्ट भी क्लियर होना चाहिए। सर 1950 ईस्वी के बाद हिंदी की प्रगति कैसे हुई, राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने सन 1955 ईस्वी बाल गंगाधर जिसके थे बीजी खेर की अध्यक्षता में राजभाषा आयोग का गठन किया था। इस आयोग में कितने सदस्य थे, तो याद रखना वेरी इंपॉर्टेंट, 23 इसके क्या है सदस्य थे। इसके आयोग में राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने बाल गंगाधर खेर की अध्यक्षता में राजभाषा का जो गठन किया था उसमें कितने सदस्य थे, तो 21 सदस्य थे। राजभाषा आयोग ने अपना प्रतिवेदन 1956 में जो दिया सदन के समक्ष 1957 में रखा था, 56 में दिया था और 1957 में इसके समक्ष रखा गया था। राजभाषा आयोग की सिफारिशों की समीक्षा करने के लिए सन 1957 इसमें किसने किया था, गोविंद बल्लभ पंत की अध्यक्षता में संयुक्त संसदीय राजभाषा समिति का गठन किया गया। देखिए संयुक्त संसदीय समिति में कितने सदस्य थे, 30 सदस्य थे। इसमें लोकसभा के 20 थे और राज्यसभा के 10 थे। इसमें अपने प्रतिवेदन 1959 में
दिया गया। संयुक्त संसदीय समिति के सुझाव पर ध्यान देते हुए राष्ट्रपति ने 2 स्थायी आयोगों की स्थापना की जो नियमन है। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको हर एग्जाम में ये पूछा जाएगा। राजभाषा आयोग विधायी आयोग कहते हैं, ये क्या है 1951 में, ठीक है। और फिर कहाँ विधि मंत्रालय की तरह वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली प्रयोग की कभी 1961 में। सन 1976 में राजभाषा आयोग को समाप्त कर दिया गया था। और देखिए फर्स्ट में क्या है आपका राजभाषा अधिनियम, ये 1967 में संशोधित कर दिया गया था। राजभाषा संकल्प है 1968। और उसके बाद है अधिनियम क्या है, राजभाषा अधिनियम या राजभाषा नियम। राजभाषा 1973 है और राजभाषा नियम क्या है 1976 है। राजभाषा अधिनियम 1963 में कुल कितनी धारा लगी थी, तो 9। उसके बाद देखेंगे हम, ये भी आपको वेरी इंपॉर्टेंट है, ये सब कुछ आपको क्या याद रखने हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए हिंदी व्याकरण का ऐतिहासिक परिचय, ये ऐसे दिया गया है, पर इसमें इम्पोर्टेंस में आपको तो खड़ी बोली का प्रथम व्याकरण सन 1715 ईस्वी के आसपास बोलचाल की भाषा को आधार बनाकर डच ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी थे, ये कौन थे, जोहानस जोनुजा केटलर ने लिखा था। वेरी इंपॉर्टेंट है, किसने लिखा था, जोशुआ केटलर ने लिखा था। जॉर्ज ग्रेसन और सुनीति कुमार चटर्जी के अनुसार हिंदी का प्रथम व्याकरण किसने लिखा था, जॉन गिल्सका द्वारा रचित हिंदुस्तानी ग्रामर जो 1790 ईस्वी में है। ठीक है, हिंदुस्तानी ग्रामर अंग्रेजी पद्धति पर लिखा गया हिंदी का प्रथम व्याकरण है। ठीक है, ये आपको वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको याद रखना है। ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जो इनका वो माना गया कौन है, कर्मचारी जोहानस जोनिजा ने क्या लिखा है, जोहानस जोनिजा ने इसका क्या है प्रथम वो किया था। तो आपको ये ऐसी छोटी चीज़ें क्या है वो लिखना याद होना चाहिए। उसके बाद है जॉर्ज ग्रेसन और सुनीति कुमार चटर्जी के अनुसार हिंदी का प्रथम व्याकरण जो माना गया वो किसने, जॉर्ज गिल्सक्राइट द्वारा रचित हिंदुस्तानी ग्रामर जो 1790 में लिखी थी। हिंदुस्तानी ग्रामर अंग्रेजी पद्य में लिखा गया हिंदी का क्या ये प्रथम व्याकरण है। ठीक, ये आपको इतना वो नहीं है कि इसमें ये क्वेश्चंस आ सकते हैं। इसमें ये देखेंगे कि लल्लू ने क्या लिखा है, हिंदी कवायद, वेरी इंपॉर्टेंट है। और शीललाल का है भाषा चंद्रोदय। और उसके बाद देखेंगे हम, उसके देखिए मानक वस्तुनिष्ठ हिंदी व्याकरण, ध्वनि के लिखित रूप को वर्णीय अक्षर कहते हैं। हिंदी में स्वर्ण वर्णों की संख्या 11 और व्यंजनों की संख्या 33 मानी गई है। जबकि हम देखेंगे हिंदी वर्णमाला में बहुवचन ध्वनियाँ हैं और फिर ध्वनियों की संख्या को लेकर काफ़ी विवाद रहा है। कामदा प्रसाद गुरु ने कितने माने, 43 वर्ण माने हैं, 43। देखिए स्वर कितने हैं, अ से लेकर अ आई ओ रे ए आई ओ औ तक क्या इसके स्वर है, कितने हैं, 2 4 5 कितने 6 7 8 11 स्वर है और 33 क्या है व्यंजन है। ठीक है, 11 स्वर और कितने 33 व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन आपको पता है कौन कौन सी है, श्र त्र ज्ञ श्र। आयोग्य व्यंजन है अंक आह और द्विगुण व्यंजन है ढ अ ढ। ठीक है, अनुसार ये आपको याद होना चाहिए कौन सी व्यंजन संयुक्त है, कौन उसमें है, कौन सी ये है। ठीक है, ये आपको वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखनी है। कौन से अंतस्थ व्यंजन है, कौन से ऊष्म व्यंजन है और कौन से पार्श्व व्यंजन है, कौन से लुंठित व्यंजन है। ठीक है, तो अंतस्थ व्यंजन कौन से हुए, तो अंतस्थ व्यंजन है आपके य र ल व। ठीक है, ये क्या है अंतस्थ क्या है, ये व्यंजन है। कौन सी, य र ल व। नेक्स्ट देखेंगे हम ऊष्म व्यंजन आपके कौन कौन से आते हैं। ऊष्म व्यंजन आते हैं आपको श, श्र और स ह, ये क्या है ऊष्म व्यंजन है। उसके बाद देखेंगे अर्ध स्वर में आते य और व क्या अर्ध स्वर है। पार्श्विक वेरी इंपॉर्टेंट है। पार्श्विक व्यंजन कौन कौन से होते हैं, पार्श्विक कौन सा है, पार्श्विक क्या है र, पार्श्विक सॉरी क्या है ल और लुंठित क्या है र। अनुनासिक है, ये आपको पूछा जाता है कि पार्श्विक कौन सा है, इसमें लुंठित कौन सा है, तो पार्श्विक कौन सा है आपको याद रखना है ल और लुंठित। ठीक है, आप ये भी याद रख सकते हैं कि जो पार्श्विक से है ल से लुंठित का, ये आप ट्रिक मत करना कि ल से लुंठित होगा, नहीं। प से क्या है पार्श्विक क्या है, ये ल है और जो क्या है लुंठित है आपका क्या उल्टा क्या है र है। ये वेरी इंपॉर्टेंट, ये 2 चीज़ें एग्जाम में हर टर्म पूछी जाती हैं। ठीक है, आपको याद होगा कि इसमें अल्पप्राण महाप्राण ये भी आपको क्या है याद होने चाहिए। ठीक,
अल्पप्राण आपको पता है ना, अल्पप्राण कौन से थे? अल्पप्राण प्रत्येक वर्ण का प्रथम, द्वितीय और पंचम वर्ग आता है। और महाप्राण कौन सा था? प्रत्येक वर्ग का द्वितीय और चतुर्थ वर्ण। और घोष और अघोष, घोष क्या है? प्रत्येक वर्ण का प्रथम और द्वितीय वर्ण। और अघोष क्या होता है? प्रत्येक वर्ण का तृतीय और चतुर्थ पंचम वर्ग। ठीक है, ये क्या है? अघोष। ठीक, ये आपको याद करना है कौन कौन सी है, क्या है, कौन कौन सी आपके व्यंजन, कौन कौन से घोष है, कौन से अघोष है, कौन से लुंठित है, कौन से ऊष्म व्यंजन अर्धस्वर है, ये सब कुछ। ठीक है, हर चीज़ आपको क्या है? लर्न होना ही चाहिए, तभी एग्ज़ाम को आप क्रैक कर सकते हैं। ठीक, तो बाकी देखते हैं। अब हमने जो इम्पोर्टेंस तथ्य थे वो हमने कर दिया है। बाकी ग्रामर का है, संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण ये क्या है, ये आप समास वगैरह देख सकते हैं। जो इम्पोर्टेंस है वो मैंने करवा दिया है। भाषा विज्ञान से संबंधित, ठीक है, ये अनुच्छेद हो चुका हमारा कंप्लीट। और कौन सी ठीक है, और कौन कौन से रहे वो टॉपिक, वो भी आपके वैसे तो कवर हो गए हैं। अब हम पढ़ेंगे हिंदी। नेक्स्ट टॉपिक हमारा हिंदी साहित्य का इतिहास। इसमें हम पहले देखेंगे कि हिंदी साहित्य क्या इतिहास की कौन कौन सी जो लेखन पद्धतियाँ है वो कौन कौन सी थी, इसको हम कल डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर तो यूज़फुल रहा तो इसे लाइक, कमेंट एंड शेयर करें। हम नेक्स्ट वीडियो में क्या है, नेक्स्ट आगे के इस प्रोसेस को हम जारी रखेंगे। तब तक के लिए आप सभी को शुभ रात्रि।